जनादेश। और इस जनादेश में महाराष्ट्र और झारखंड की स्थिति थोड़ी देर में साफ हो जाएगी। शुरुआती रुझानों में महायुति आगे दिखाई दे रही है, लेकिन नेक टू नेक मुकाबला है। महाविकास आघाड़ी, महायुति, आप देखेंगे सीटें जो हैं इनका डिफरेंस आसपास है और कांटे का मुकाबला कई बार आपको दिखाई देगा। फिलहाल 101 सीटों पर महायुति शुरुआती रुझानों में आगे है, 84 सीटों पर महाविकास आघाड़ी आगे है और 10 सीटों पर अदर्स हैं। अन्य का आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। झारखंड में स्थिति आप देख रहे हैं लगभग ऐसी ही है। एनडीए जो है वो आगे दिखाई दे रही है, शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाए हुए है, लेकिन यहां पर भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जब स्थिति थोड़ी स्पष्ट हो जाए, यानी कुछ देर के लिए रुझान आपको स्थिर होते हुए दिखाई दें, उसके बाद में इस पर चर्चा करना और बेहतर रहता है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र और झारखंड दोनों की सियासत की, तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि इस बार के नतीजे यहां की सियासत की आगे की पृष्ठभूमि को बहुत हद तक तय करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में बीते 5 साल बहुत ही उठापटक के रहे हैं और अभी तक कोई सियासी समीकरण स्थिर तौर पर नहीं दिखाई देता है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि, और ये यूपी उपचुनाव का जो हम आपको एक अपडेट दे रहे हैं, ये जरूर देख लीजिए। 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है, 1 पर आरएलडी आगे दिखाई दे रही है और 5 सीटों पर बीजेपी आगे है। तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनाव में बहुत अपेक्षित परिणाम बीजेपी के लिए नहीं आए थे। मैं इसको हमेशा कहता हूं, इसलिए बीजेपी के लिए एक तरीके से ये एक प्रतिष्ठा वाला प्रश्न भी हो गया कि इस बार यहां पर जमकर चुनाव लड़ना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड झारखंड और महाराष्ट्र में भी जमकर इस बार रही। बटेंगे तो कटेंगे, उनका नारा जो है वो बहुत पॉपुलर हुआ और ऐसा लगता है कि बीजेपी का चुनाव इन दोनों राज्यों के साथ साथ उपचुनाव में भी लगभग इसी आधार पर लड़ा गया। तो यहाँ पर कितना फ़ायदा मिलता है ये भी देखना होगा। और खुद योगी आदित्यनाथ जी के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि वो झारखंड और महाराष्ट्र में जो काम आते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीत कर देते हैं। थोड़ा उत्तर प्रदेश पर भी अमृतांशु जी बोले, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव को कॉन्फिडेंस है कि वो सभी सीटें जीतेंगे, लेकिन सभी ना भी जीतें और अगर मान लीजिए 3-4 सीटें भी निकालते हैं तो ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। उपलब्धि तो होगी, लेकिन एक तरह से हार इसलिए होगी क्योंकि ये सारे उनके ठोके बजाए सीट थे। ये सारे सपा के पास ये सारी सीटें थीं और ये एक गढ़ माना जाता है उनका। तो इसमें अगर 50 to 60% का भी अगर भाजपा ने सेंध मार दिया तो कॉन्सोलेशन प्राइज के ही लायक रहेंगे सपा वाले, इसलिए क्योंकि संख्या के तौर पे, वोट बेस के तौर पे एक बड़ा तबका उनसे हट करके कहीं और जा चुका होगा और ये लंबे राजनीति के लिए, आने वाले समय के राजनीति के लिए ये एक बहुत बड़ा इरोजन है उनके वोट बेस पे। जी अमृतांशु जी, एक क्यों हम तीनों राज्यों को मिलाकर बात करें तो एक मेरे जहन में प्रश्न आता है। मुझे ये जानकारी है कि आप इस पर बड़ा अच्छी जानकारी दे पाएंगे। ये आपका विषय भी, आपका भी प्रिय विषय होगा निश्चित तौर पर। बटेंगे तो कटेंगे, ये एक बात शुरू हुई, उसके बाद एक है तो सेफ शुरू हुआ, फिर इसके बहुत सारे मायने निकाले गए। देखिए, राजनेता अपना बयान देते हैं, उसके बाद में बहुत सारे उसके इंटरप्रिटेशन निकाले जा सकते हैं, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि हिंदू और मुस्लिम मतदाताओं को कहीं ना कहीं अलग, कम से कम मैसेज तो यही गया, अलग अलग करके देखा जा रहा है। भारत की सियासत में आप आने वाले समय में इस स्थिति को कैसे देखते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी का उपचुनाव लगभग इसी तर्ज पर लड़ा गया है, लोकसभा चुनाव इसी तर्ज पर लड़े जाते हैं, आने वाले चुनाव, क्योंकि बीजेपी की राजनीति खुलकर वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। आपको लगता है आने वाले समय में ये चीज़ जो मुस्लिम मतदाता जिसकी तरफ जा रहा है तो वोटों का पोलराइजेशन हिंदू मतदाताओं का बीजेपी की तरफ और कंसोलिडेट हो जाता है, लेकिन ये बहुत समय तक स्थितियां नहीं रहती है। मैं पूछना ये चाहता हूं कि आने वाले समय को आप कैसे देखते हैं भारतीय राजनीति में, क्योंकि क्या हिंदू क्या मुसलमान सब इसी देश के नागरिक हैं। राजनीति में इस तरह से अगर बटा रहेगा, ये राजनीति सबने की है, ऐसा नहीं कि कोई बीजेपी कर रही है। तुष्टीकरण की राजनीति पहले भी होती रही और बहुत ऐसे निचले स्तर पर होती रही है जिसकी क्या बात की जाए, गुजरा जमाना हो गया। खैर, ये स्थितियां हमेशा बनी रहेंगी या आपको लगता है कि आने वाले समय में थोड़ा राजनीति में कुछ बदलाव की उम्मीद आप करते हैं? देखिए, 70 साल बाद हिंदुओं को हिंदू तुष्टीकरण का एहसास हो रहा है। हिंदू तुष्टीकरण इस देश में लगभग
जो लीडिंग पार्टीज थी और जो रीजनल पार्टीज थी, उन्होंने वोट बैंक के कंसिडरेशन के लिए हिंदू तुष्टीकरण का रास्ता छोड़ दिया। इस जगह को अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे आपको, अगर आपने सावरकर की सिनेमा देखी होगी और वो बहुत अच्छी रिसर्च मूवी थी, वो पहली बार ये अंडर करेंट भारत में आज से नहीं, इंडिपेंडेंस के पहले से ये अंडर करंट भारत में रहा ही है कि ये हिंदू प्रदेश है और हिंदुओं की जमीन है। उसको लेकर के महात्मा गांधी ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया फ्रॉम अ साउथ अफ्रीकन लॉयर टू अ कंप्लीटली जो गांव देहात में धोती और लंगोट पहन करके जो गरीब जनता रहती है उसके वेशभूषा में। तो ये परिवर्तन महात्मा गांधी ने किया और उन्होंने उस तबके को अपने साथ लिया, उस अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके। उसके बाद जब हिंदू मुस्लिम की बात आई और जब बट चुका और मुसलमानों को उनका देश दे दिया गया, उसके बावजूद भी सत्य की जीत हो रही है, क्योंकि हर जगह जिस तरह से झूठ प्रचारित किया था लोकसभा के चुनाव में, राहुल गांधी लाल किताब दिखाते थे, अब वो लाल बुझौल वाला किताब उनका रह गया है। वो इसी तरह भ्रम पैदा करते थे, उनके भ्रम में अब कोई आने वाला नहीं है। महाराष्ट्र में जो शुरुआती रुझान दिख रहे हैं, साफ हम आगे चल रहे हैं भारी वोटों से, और झारखंड में भी हम आगे चल रहे हैं। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि हम अपार बहुमत से दोनों जगह सरकार बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, एक है तो सेफ है। लगता है जनता एक हो गई है। पूरा देश विकास के साथ एक है और सेफ है। अमृतांशु जी, आप अपनी बात पूरी करें, फिर प्रशांत मेरे सहयोगी भी मेरे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा जी। मैं बिल्कुल जल्दी से, इसीलिए आजादी मिलने के बाद और दो देश होने के बाद कांग्रेस पार्टी हिंदू तुष्टीकरण के स्पेस को ऑक्यूपाई करती थी। राइट विंग जो भारत में था वो कांग्रेस पार्टी उसको रिप्रेजेंट करती थी। और ये एक फैक्चुअल पार्ट है कि नेहरू जी ने सिर्फ इस आधार पे, नेहरू जी ने और सरदार पटेल ने इस आधार पे जिन्ना को प्रधानमंत्री मानने से इनकार कर दिया था कि पहला प्रधानमंत्री इस देश का मुसलमान नहीं हो सकता। इसके बाद वो कांग्रेस पार्टी उस हिंदू तुष्टीकरण के रास्ते से हट करके सेंट्रलिस्ट पोजीशन पे आ गई और उसके बाद उदय हुआ। बाकी इतिहास आपको मालूम है जी। अब प्रशांत बड़ी देर से मोबाइल देख रहे हैं, क्या क्या अपडेट उनके पास हैं, कहां पर मौजूद हैं, जरा उनसे जानते हैं। जी प्रशांत, और रजनीश पांडे भी मेरे साथ मौजूद है। पहले प्रशांत आप बताएं। जी बिल्कुल प्रवीण, मैं इस वक्त बांद्रा ईस्ट जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर मौजूद हूं, जहां से जिशान सिद्दीकी मैदान में है। पिछली बार जब चुनाव जीते थे तो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव जीते थे और करीबन जो मार्जिन था वो 5,500 से 6,000 वोटों का था। लेकिन इस बार मामला कड़ा है। हालांकि जिशान सिद्दीकी के साथ उनके पिता बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है उसका सिंपैथी वोट काफी ज्यादा है, और जो इस विधानसभा के समीकरण है वो भी कहीं ना कहीं उनके फेवर में जाते हुए दिखते हैं, क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, साथ ही साथ दलित मतदाता भी काफी भारी संख्या में है, और जिशान सिद्दीकी के अपने फॉलोअर्स, उनके पिता के अपने फॉलोअर्स जो हैं वो भी सीट पर काफी हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वरुण सरदेसाई, वो ठाकरे परिवार के नजदीकी हैं, उनके परिवार में ही आते हैं, और वो उनके सामने इस सीट पर जिशान सिद्दीकी को टक्कर दे रहे हैं। लेकिन प्रवीण, जो ये सीट हमेशा से रही है, जो शुरू अगर आप देखें उसका पास्ट में जाके, तो कहीं ना कहीं शिवसेना का दबदबा जो है इस सीट पर रहा। लेकिन 2019 में समीकरण बदले और जिशान सिद्दीकी इस सीट से विजय हुए। हालांकि मार्जिन 5,500 से 6,000 वोटों का था। लेकिन अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि जो मुंबई की और महाराष्ट्र की हाई प्रोफाइल सीटें हैं उसमें से एक बांद्रा ईस्ट भी एक हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि जिशान सिद्दीकी एक बड़ा नाम होकर उभरे हैं और पिता की जो सिंपैथी है वो भी उनके साथ है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरदेसाई जो कि उद्धव ठाकरे गुट से चुनावी मैदान में है वो कितनी टक्कर दे पाते हैं, और वोटों का जो समीकरण मैं आपको बता रहा था वो किसके पाले में जाता है वो आपको दिखाई देगा। जी हाँ, और इस समय रुझान, ये देखिए रुझान है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत शुरुआती रुझान है, क्योंकि धीरे धीरे ये ट्रेंड जो है जब स्टैटिक होंगे
हालांकि महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में जहां कांटे का मुकाबला हो, वहां पर हम देखते हैं कि जब तक लीड ठीक ठाक नहीं हो जाती हर सीट पर, तब तक रुझानों पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी ने एक लीड ले रखी थी। बीच में एक समय ऐसा आया जब कांटे का मुकाबला लग रहा था, लेकिन फिलहाल महायुति 125 सीटों पर आगे है। झारखंड की स्थिति लगभग यही है। बहुत देर से मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर रुझानों में भारतीय जनता पार्टी प्लस यानी एनडीए जो है वो आगे चल रही है। मैं मधुकर आनंद मेरे साथ मौजूद हैं। मधुकर का आज बड़ा व्यस्त दिन रहने वाला है, इधर उधर उनको बहुत जगह लगातार मूव करना पड़ेगा। तो मधुकर, ये शुरुआती रुझान को देखकर आपकी टिप्पणी भी चाहूँगा। हालांकि हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से इसमें बदलाव आता है, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ बड़ी देर से स्टैटिक बना हुआ है मामला। 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्लस यानी एनडीए आगे दिखाई दे रही है। जो चीज़ें हैं वो तो सामने हैं कि 25 पर आगे और 10 पर ये इंडिया गठबंधन, लेकिन हकीकत जो मतगणना केंद्रों की है वो मतगणना केंद्र की हकीकत दिखाना दर्शकों को ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आंकड़े तो तमाम जगहों से जो रिपोर्ट आ रही है उस आधार पर हम लोग दिखा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है। देखिए, तमाम मतदान केंद्र, जितने भी मतदान केंद्र हैं वो आपके सामने हैं, और इन मतदान केंद्रों में जो है पोस्टल बैलेट जो है वो तमाम जो आप मैं अपने दर्शकों को थोड़ा समझाता हूं। देखिए, ये हटिया, ये जो पोस्टल बैलेट का ये बक्सा सब है, ये सब से बार बार निकाला जा रहा है और गिनती जारी है। ईवीएम की अगर बात करें तो ईवीएम में पहले दौर की वोटिंग जो हुई है उसकी गिनती लगभग पूरी होने वाली है, क्योंकि अभी से कुछ देर पहले मैं सुन रहा था कि ये कहा जा रहा था कि दूसरे चरण के मतदान के लिए तैयारी जो है वो जारी रखें। तो अब देखिए, सिल्ली में मतदान जो बूथ है उसकी स्थिति देख, जो मतगणना जहां हो रही है उसकी स्थिति देख लीजिए। ये खिजरी का है, ये रांची जिले की तमाम सीटें हैं। देखिए, कार्यकर्ता जो है ईवीएम मशीन लेकर के दूसरे राउंड वाली ईवीएम मशीन लेके जा रहे हैं, मतलब पहले राउंड की मतगणना का काम लगभग पूरा हो चुका है। देखिए, यहाँ कार्यकर्ता, ये कहाँ का है, ये मांडर का है। ये देखिए, ये लेकर के जा रहे हैं पहले दौर की मतगणना का काम, इसका मतलब लगभग पूरा हो गया है। अब देखिए, यहाँ पर ये मतगणना का काम ईवीएम मशीन को खोल करके जारी है। तो ये इस बीच ये देखिए, मांडर से पोस्टल बैलेट का बक्सा जो है वो भी लगातार रखा हुआ है, उसकी गिनती भी लगातार जारी है। तो कुल मिला जुलाकर हमने अपने दर्शकों को जो कुछ भी दिखाया, उसके बाद यही है प्रवीण जी कि मतगणना का काम जारी है। पहले राउंड की भी बात जो है, पहले राउंड का परिणाम भी रांची जिले की जो 6 सीटें हैं उस पर अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। पहले भी आयोग ने ये कहा हुआ है कि 9:30 बजे के आसपास पहला रुझान आएगा। यही हाल तमाम जिलों का है, लेकिन जो हम लोगों के अपने स्रोत होते हैं, अंदर भी तो हम लोगों के लोग होते हैं, हम लोग जो चीज़ें पहले से जानकारी हासिल कर रहे हैं उस आधार पर हम बता रहे हैं कि 25 और 10 का अनुपात है, और ये अनुपात घटता बढ़ता रहेगा, जैसा कि महाराष्ट्र में भी हम लोग साफ तौर पर देखते चले आ रहे हैं। और अगर इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो एक सीट पर कांग्रेस और एक सीट पर सीपीआई एमएल, इनको अभी बड़ा शुरुआती रुझानों में दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर ये कहीं अन्य क्षेत्रों की होगी। रांची सीट पर मधुकर आनंद ने आपको दिखाया कैसे काउंटिंग होती है, और यही तरीका है। दरअसल ये इसलिए जानना बहुत दिलचस्प था क्योंकि इसी अंदाज में आपको जहां भी काउंटिंग हो रही है ऐसे ही हो रही होगी, और इसी तरह से तेज़ी से अपडेट यहां पर मिलते हैं। रिपोर्टर्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से आप टैली देखते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने पहले भी बताया था कि उनको अपडेट करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो फौरी तौर पर अपडेट करते रहते हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में 37 सीटों पर ऑफिशियली अभी रुझान जो है वो इलेक्शन कमीशन की सीट ने दिखाया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 10, शिवसेना शिंदे 9, एनसीपी जो है वो 8 सीटों पर आगे है जो अजीत पवार की है। वहीं शरद पवार वाली एनसीपी 4 सीटों पर, कांग्रेस 3 सीटों पर, शिवसेना यूबीटी 2 सीटों पर। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अभी ऑफिशियल वो रुझान आए हैं। तो शुरुआती रुझानों में महायुति को बढ़त दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में बहुत कॉन्फिडेंट है। शहनवाज हुसैन अभी कह भी रहे थे वो जीत को लेकर आश्वस्त हैं। हालांकि जीत को लेकर आश्वस्त सभी राजनीतिक दल होते हैं जब तक फाइनल नतीजे ना आ जाएं। और महाराष्ट्र की सियासत में इस बार मामला इसलिए भी दिलचस्प होगा क्योंकि हम देखते हैं कई धड़ों पर अलग अलग राजनीतिक दलों के मेल जोल से ये सरकार चल रही है, और आने वाली जो सरकार होगी उसमें भी
ये साथ बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिर नेतृत्व को लेकर भी खींचतान है, कौन चेहरा होगा, इसको लेकर अजीत पवार के पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। एकनाथ शिंदे के समर्थक मानते हैं उनके नेतृत्व में लड़े, अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वो बने। देवेंद्र फडणवीस के समर्थक ऐसा मानते हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी की स्थिति अगर देखें तो पहले तो उनको बहुमत के आंकड़े तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, फिर अपने विधायकों को लेकर बड़े सतर्क वो दिखाई देते हैं। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स यहाँ अभी से शुरू हो गई है, सभी विधायकों को एक ही जगह पर रुकवाया जाएगा, जैसे बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं। झारखंड में फिलहाल शुरुआती रुझानों में लगातार एनडीए की बढ़त दिखाई देती है, लेकिन थोड़ी देर और इंतजार करेंगे, अगले आधे एक घंटे में तस्वीर बहुत हद तक स्पष्ट हो जाएगी। दिलचस्प रहने वाला है इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव भी, जिस पर अमृतांशु जी ब्रेक से पहले कह रहे थे कि ये एक तरीके से समाजवादी पार्टी की पकड़ वाली सीटें थी, और अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो ये एक बड़ी जीत होगी, यानी 50% से ज़्यादा सीटें भी अगर यहाँ जीत लेती है तो ये कंसोलेशन जैसा हो जाएगा समाजवादी पार्टी के लिए, जीत की तरह नहीं देखा जाएगा। इसको थोड़ा रजनीश पांडे से समझते हैं, रजनीश उत्तर प्रदेश की सियासत को बड़े करीब से जानते समझते हैं। रजनीश, मुझे बताएं उपचुनाव का क्या अपडेट चल रहा है, और जैसा कि अमृतांशु जी बता रहे थे कि ज़्यादातर सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी की पकड़ वाली सीटें हैं, तो और समाजवादी पार्टी का कॉन्फिडेंस भी इसीलिए था। बीजेपी का प्रदर्शन यहाँ पर किस तरह का रहेगा और कितनी नज़र इस लिहाज से रहेगी कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जो कमी बीसी रह गई बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, उसकी भरपाई यहाँ की जाए? देखिए, पूरी चुनाव की कमान दोनों शीर्ष नेतृत्व के पास था। अगर हम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के सेनापति के रूप में थे तो उधर अखिलेश यादव थे। दूसरी बात है कि इनके जो सेकंड लेयर के नेता थे वो भी मेहनत कर रहे थे जातीय समीकरण के लिहाज से, लेकिन जो अभी तक रुझान आ रहा है, तस्वीर साफ हो जाएगी 10:30 बजे 11 बजे कौन कहां जीत रहा है। लेकिन अभी तक जो रुझान आया है, अभी जो हमारे सहयोगी रिपोर्टर अपडेट कर रहे हैं, उसमें यही है कि शीशा मऊ जो कानपुर का सुरक्षित माना जाता है समाजवादी पार्टी के लिए, वहां पे समाजवादी पार्टी ठीक ठाक लीड में है। अभी बैलेट वोटों की गिनती का जो परिणाम बता रहे थे, इसके बाद अगर हम खैर की बात करें, वहां भारतीय जनता पार्टी ठीक ठाक मार्जिन से आगे है। करहल की बात करें, लेकिन प्रवीण तस्वीर क्लियर 10:30 से 11 बजे ही होगी, और जो मार्जिन होगा, जो लीडिंग होगा, उसके बाद कोई उसको पकड़ नहीं पाएगा। अभी इसमें चरण बाई चरण चल रहा है, किसी का एरिया होता है तो कोई मार्जिन लेता है। जब तक बड़ा मार्जिन नहीं होगा तब तक ये तय नहीं हो पाएगा कि कौन सीट पे कौन जीत रहा है। लेकिन अखिलेश यादव को अब जैसे समाजवादी पार्टी, हम सुबह सुबह आने से पहले वहां गए थे, कुछ नहीं था, भारतीय जनता पार्टी पर भी कुछ नहीं था, कार्यकर्ता नहीं थे। लेकिन जैसे ही लीडिंग मिलेगी, जैसे जैसे सूर्य की तपिश बढ़ेगी, मौसम में गर्माहट आएगा, वैसे वैसे कार्यकर्ता, जिस दल के नेता चुनाव जीतेंगे उस पार्टी कार्यालय पर गर्मी बढ़ेगी। लेकिन एग्जिट पोल के हिसाब से एनडीए को बहुत बड़ा बहुमत दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ही सारे सिंबलों पे चुनाव लड़े थी, हालांकि कुछ सीटों को लेके एनडीए में आपस में तानातानी जरूर रही, और समाजवादी पार्टी का भी वही हाल था। तो गाजियाबाद माना जा रहा था कि कांग्रेस के खाते में जाएगी, अखिलेश यादव के ही कैंडिडेट वहां चुनाव लड़े। तो सहयोगी दल किस दल को कितना मदद कर रहे हैं वो अलग की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्रीलिम्स का एग्जाम आएगा तो इसका सीधा फायदा 2027 में मिलेगा। और जैसे कि आपने खबर में बताया प्रवीण जी कि अब सारी सीटें तो नहीं कह सकते, लेकिन ढेर सारी सीटें जहां पे चुनाव हो रहा है समाजवादी पार्टी के लिए सेफ जोन माना जा रहा है। चाहे हम मऊ की बात, शीशा मऊ की बात करें या कटहरी की बात करें, जहां की कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में थी। और सबसे बड़ी बात है कि जिस पीडीए के सहारे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, मैदान फतेह करने के लिए समाजवादी पार्टी उतरी थी, उसी के काट में भारतीय जनता पार्टी ने उसी अपना पिच पे समाजवादी पार्टी को मैच खिला रही थी। जैसे कि हम छोटा सा उदाहरण कटहरी को देते हैं। कटहरी में 2022 में ब्राह्मण कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने उतारा था, अवधेश द्विवेदी, वो चुनाव हार गए थे। तब से माना जा रहा था कि अगर ब्राह्मण को वहां नहीं दिया जाएगा तो ब्राह्मण किस पाले में जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने उन संगठन के उन ब्राह्मण कद्दावर चेहरों को वहां पे भेजा, डोर टू डोर कैंपेनिंग हुआ, वहां दयालु मिश्रा को उतारा गया, जो सरकार में मंत्री हैं ब्रजेश पाठक गए, और उनका टारगेट था तो आप जाके अपनी जात और बिरादरी में आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस पीडीए के सहारे समाजवादी पार्टी ने पटकनी दिया है, उसी के काट में हम भी अपना कैंडिडेट उतारेंगे। तो जहां जिसकी चर्चा रही, एक ब्राह्मण को उतारा गया, क्योंकि वो 2017 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, मात्र 55 से
चुनाव वो हार गए थे इरफान सोलंकी से। इरफान सोलंकी की पत्नी इस बार मैदान में है, तो माना जा रहा है लीडिंग ठीक ठाक है। अगर वो लीड बरकरार समाजवादी पार्टी रख ले जाती है तो कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो शीश महूद जो समाजवादी पार्टी के लिए पहले भी सुरक्षित रही है, वो उनके खाते में जाएगी। करहल समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, यादव परिवार से दोनों लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अजितेश उनके रिश्तेदार है। हालांकि चुनाव के दिन थोड़ा सा पोलराइजेशन हुआ था, एक दलित लड़की की हत्या हुई थी और दलित लड़की के बाप का आरोप था कि समाजवादी पार्टी का हम लोग वोट देने से मना कर दिया, उसके पीछे हुआ। वहां कितना दलित पोलराइज हुए, क्योंकि दलित फ्री है। अब बसपा जरूर मैदान में है, लेकिन बसपा दूर दूर तक कहीं लड़ाई में नहीं दिखाई दे रही है। तो सबको उम्मीद यही है कि अगर दलित जिसके साथ जाएगा कैंडिडेट, वहां उसका चुनाव जीतेगा। जी रजनीश, सीसा मऊ जो ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट अपडेट कर रही है, नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी जिनके विषय में अभी बता रहे थे रजनीश आगे हैं। वहीं मझवा जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी के मौर्य एक कैंडिडेट हैं, वो आगे चल रहे हैं। तो इस पर हम अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन प्रशांत, एक बड़ा मुद्दा रहा। आप जिस सीट पर हैं वहाँ पर थोड़ा समझा जा सकता है, आपने हालांकि बताया ही कि मुस्लिम बहुल इलाका है और ज़ीशान सिद्दीकी जो हैं उनके साथ में सेंटिमेंट्स भी लोगों के सपोर्टिव हैं। उनके फादर की हत्या हुई, बाबा सिद्दीकी बड़ा पॉपुलर फेस भी रहे हैं यहाँ का। लेकिन ओवरऑल हम कुछ सीटों पे बता रहे हैं, जैसे MIM जो अज़दुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उसका प्रदर्शन जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हमने देखा किस तरीके से बयानबाजियां यहाँ पर होती रही। मुस्लिम मतदाताओं को लेकर महाविकास अघाड़ी की बहुत अपेक्षाएं रही हैं। हिंदू वोटों का पोलराइजेशन हो जाए, ये महायुति की अपेक्षा रही है। इसमें महायुति में आप अजीत पवार को हटा सकते हैं, क्योंकि अजीत पवार की पॉलिटिक्स थोड़ा अलग किस्म की है, वो इस पॉलिटिक्स के साथ में नहीं थे। लेकिन ओवरऑल आपको कितना ये हिंदू मुस्लिम वाला एंगल कितना देखने को मिला? आप जिस सीट पर हैं वो तो ठीक है ही, लेकिन महाराष्ट्र में, मुंबई में, अन्य क्षेत्रों में कितना असर इसका है? देखिए प्रवीण, जितना अब तक महाराष्ट्र की राजनीति को समझा है तो उससे यही नजर आता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश से भी यहाँ की राजनीति परे नहीं है, क्योंकि मराठावाड़ और साथ ही साथ मुस्लिम और दलित, ये तीनों ही एक बड़ा जो रोल है वो प्ले करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर। और एक तरह से आप मान के चलिए प्रवीण की जिस तरह से हरियाणा के अंदर जाट है, इसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर मराठा, यानी कि मराठा बहुल राज्य माना जाता है। तो यही एक इक्वेशन जो है वो महाविकास अघाड़ी लेकर चली है कि अगर मराठा उनके साथ है, क्योंकि विदर्भ में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो कांग्रेस पार्टी रखती है, 62 सीटें हैं विदर्भ में। अगर विदर्भ में कांग्रेस पार्टी अच्छा खेल जाती है, अच्छा कर जाती है, तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का बहुत ज्यादा अपर हैंड जो है एमवीए के अंदर होने वाला है, या फिर कहें कि हो सकता है कि सरकार भी बनाने की तरफ एमवीए बढ़ जाए। तो वहीं जो कोंकण का क्षेत्र है वहां पर शिवसेना, उद्धव ठाकरे जो गुट है उनका दबदबा माना जाता है, मुंबई के अंदर उनका दबदबा माना जाता है। तो जो एमवीए की रणनीति रही है वो यही है कि मराठा वोटर्स के साथ साथ जो है दलित और मुस्लिम वोटर जो है वो भी एमवीए के साथ जुड़ जाए। अगर ये त्रिकोणीय जो एक कॉम्बिनेशन है वो अगर एमवीए के साथ आता है तो निश्चित रूप से जो है सरकार बनाने में आसानी होगी और अच्छी खासी सीटें आ सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में प्रवीण 72% जो है वो अल्पसंख्यक वोट जो है वो एमवीए को मिला था। और प्रदर्शन हमने सब देखा ही था कि किस तरह से एक अच्छी खासी सीटें जो है 40 लोकसभा सीटों में से 30 के आसपास जो है 30 से ज्यादा सीटें एमवीए ने जीती थी। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने 14 में से 13 सीटें जीती थी। तो एक अच्छा इक्वेशन बनाने में कामयाब तो रहे हैं, लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो हिंदू और मुसलमान का जो फैक्टर है वो कितना यहाँ पर चलेगा, कितना उसका जो रिएक्शन है वो नजर आएगा। क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से हमने अलग राज्य में भी उनकी रणनीति देखी है कि जो अदर कास्ट है और दूसरी जातियां हैं उन पर ज्यादा फोकस उनके द्वारा किया गया है, क्योंकि हरियाणा के अंदर आपने देखा कि सीधे सॉफ्ट तौर पर जाट वर्सेस नॉन जाट हुए, यानी कि 35 बिरादरी और एक बिरादरी अलग रही, 35 जो बिरादरी थी उसका समर्थन बीजेपी को मिला। तो यही कुछ अगर महाराष्ट्र के अंदर भी होता है तो स्थिति जो है एमवीए की बिगड़ सकती है। हालांकि अभी जो अब आंकड़े देखे, जो रुझान आ रहे हैं उसमें नेक टू नेक फाइट है दोनों के बीच में। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि कोंकण और विदर्भ दोनों क्षेत्र ऐसे हैं जो बाजी को पलट सकते हैं, इसको आप स्विंग डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं। जी हाँ प्रशांत, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि आपने बिल्कुल ठीक कहा, नेक टू नेक। मैंने भी कहा कि जब तक
ये थोड़ा स्थिर नहीं हो जाता तब तक इस पर चर्चा करना बड़ा मुश्किल होगा। फिर भी वर्तमान स्थिति में हम देख रहे हैं बिल्कुल बराबर पर महायुति और महाविकास आघाड़ी की लड़ाई चल रही है इस वक्त महाराष्ट्र में, और सीटें बहुत ऊपर नीचे नहीं हो रही हैं। देखना होगा कि आने वाले कुछ घंटों में, खासतौर पर आधे एक घंटा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला। हालांकि इलेक्शन कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें महायुति को, अगर ये सब साथ में रहते हैं ना, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, भारतीय जनता पार्टी साथ में जुड़े रहें, और मुझे बहुत दिलचस्प इसलिए लग रहा है इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा क्योंकि अलग अलग पार्टियों के हिसाब से है और यही स्पष्ट करेगा। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में हम सब जानते हैं कौन किसके साथ चला जाए इसको कहना बड़ा मुश्किल है, और ये समीकरण कितने मजबूती से, बेशक महाविकास आघाड़ी महायुति साथ में लड़े हैं, लेकिन कौन किसके साथ में है ये नतीजों के बाद बहुत स्पष्ट होगा। तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं है, बस थोड़ी देर में तस्वीर साफ होने लग जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखते हैं कि एक फ्लक्चुएशन चलता है, लेकिन कुछ राउंड्स की वोटिंग के बाद में जब लीड ठीक ठाक हो जाती है तो उसके बाद में आप रुझानों को मान सकते हैं कि नतीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं, पर इसमें थोड़ा समय लगेगा, आधे घंटे का वेट करना पड़ेगा कम से कम। अभी फिलहाल महायुति जो है 130 सीटों पर और एमवीए 109 सीटों पर है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये जो फर्क है, ये फासला कई बार एकदम से घट जाता है, कई बार एकदम से बढ़ जाता है, इसलिए थोड़ा इंतजार करना होगा। अलबत्ता झारखंड एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत देर से मैं देख रहा हूं कि एनडीए की जो लीड है वो लगातार बनी हुई है और बढ़ती जा रही है उत्तर। छोटा राज्य है, 81 सीटें हैं। अगर यहाँ पर बहुमत के आंकड़े के बाद में अगले एक घंटे के बाद में एनडीए की स्थिति स्पष्ट होती है तो फिर आप मान सकते हैं कि यहाँ के नतीजों पर थोड़ी बात की जा सकती है। कई मुद्दे उठाए गए। संजय मिश्रा जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। अमृतांशु राय मेरे साथ बने ही हुए हैं। अमृतांशु जी को मैं सुन चुका हूं। प्रशांत त्यागी, रजनीश पांडे मेरे सहयोगी भी बने हुए हैं लगातार। मुंबई से प्रशांत त्यागी जानकारी दे रहे हैं, रजनीश पांडे उत्तर प्रदेश उपचुनाव के बारे में जानकारी दे रहे हैं। संजय जी, आपकी ओपिनियन, पहले तो ये जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं इनको यहाँ तक देखने के बाद में आपके मन में क्या आता है? देखिए, तो सभी को पता है कि ये शुरुआती रुझान है, और रुझान पे ही मैं अभी रास्ते में जब था तो कुछ मीडिया वालों को सुन रहा था। उसमें आप तो नहीं थे, आप तो स्पष्ट रूप से जो चीज़ें हैं बात रख रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की जैसे बात हो रही है। अब उसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि देखो रुझान में ही अब 1200 बैल उसमें यदि आगे हैं तो भाई बीजेपी इतिहास रच रही है मुरादाबाद में, करहल में। तो भाई ये रुझान है, अभी रुझान पे जीत और हार का निर्णय लेना ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि इंतज़ार करना होगा अभी, और यहाँ पे मुझे ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि झारखंड में और महाराष्ट्र में कहीं से भी एनडीए की जीत हो रही है। आप देखेंगे कि अदर्स जो हैं उनकी संख्या ठीक ठाक आ रही है अभी रुझान में भी, महाराष्ट्र में भी। तो यदि अदर्स इसी रेशियो में यदि ये रिजल्ट में बदल जाता है तो फिर क्या होगा बताइए, रिजल्ट किधर जाएंगे? तो मैं समझता हूं कि जल्दबाजी होगी, 12, साढ़े 10, 11 बजे तक का इंतजार करना होगा। हालांकि संजय जी मुझे ऐसा लगता है कि ऑन द कॉन्ट्ररी अगर इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो मैनेजमेंट वाइज बीजेपी हमेशा एज लेती रही है, ज्यादा ताकतवर साबित हुई है। वो तो तब जब अभी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है वो कांग्रेस की तरफ से शुरू हो गई, क्योंकि उनको ये डर है कि कहीं उनके ना तोड़ लें। निर्दलीयों को तो छोड़ दीजिए, जो अदर्स आप फैक्टर बता रहे हैं उसमें कुछ छोटे दल भी हैं, बल्कि उनको अपने विधायकों की भी चिंता है। नहीं, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। डर तो भारत की 140 करोड़ जनता के बीच में बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति करने के अभी जो तरीके हैं। तो सच है कि कांग्रेस का डरना स्वाभाविक है, जहाँ पे चुनाव आयोग से लेके और हर जगह जिस तरह के निर्णय आ रहे हैं। और मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ ना, आप कहेंगे, ये कहने तो विपक्ष आरोप लगा रहा है, ये तो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं या विपक्षी इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मेरी बात नहीं सुन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के डर का जो स्थिति देश के अंदर बनी हुई है वो 140 करोड़ लोगों के बीच है। जनता भी आश्चर्य में पड़ जाती है साहब कि मैंने वोट तो किया ही नहीं था, फिर ये बीजेपी वाले जीत कैसे जाते हैं। तो इस स्थिति में डर का बना स्वाभाविक है, और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही तेजी से आपके जो ट्रेंड है ये बदलेंगे, और ये जो ट्रेंड बदलेंगे तो शायद महाराष्ट्र हो नहीं। अगर संजय जी ये बात आप बोल देते हैं कि जनता बोलती है कि हमने तो वोट दिया नहीं और फिर कैसे जीत रहे हैं, फिर ट्रेंड बदल जाएंगे, तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता दोनों चीजें। इसके बाद तो चुनाव होना ही नहीं चाहिए अगर ये मान के बैठ गए हैं।
फिर तो कर्नाटक, हिमाचल या फिर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सीटें गिरी, ये सारी चीजें खारिज हो जाएंगी। ये गड्ढमड्ढ हो जाती है, चीजें मिक्स हो जाती हैं। मैं अभी जहाँ तक समझ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के जो आरोप लगाए गए उनके तरफ से कि बीजेपी के लोग या पुलिस के लोग जिस तरह से जाकर के स्पेशली लोगों को मना कर रहे हैं कि आप वोट नहीं डालोगे, तो अब इसे क्या कह सकते हैं? आप बताइए। यदि आरोप हमको गलत है तो पत्रकारिता में बहुत शुरुआती दौर में ये चीजें सिखाई जाती थी कि तस्वीर जो होती है, एक तस्वीर को 50 तरीके से आप नरेट कर सकते हैं। उसका रजनीश कुछ कहना भी चाह रहे हैं, रजनीश के पास कुछ अपडेट भी है। रजनीश, ये बड़ा एक मुद्दा बना, कुछ तस्वीरें आई, मैंने जैसा कहा कि तस्वीर को किसी तरह से नरेट किया जा सकता है और उसको समाजवादी पार्टी ने अपनी तरह से रखा। मैं मानता हूं कि इस पर सफाई होनी चाहिए, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन लोगों के बीच में या अविश्वास लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए। स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जी रजनीश। संजय मिश्रा जी कह रहे थे, हर एक बात से हर एक लोग सहमत नहीं हो सकते, लेकिन याद है कि जिस दिन इलेक्शन हो रहा था उस दिन अखिलेश यादव एक ट्वीट करते हैं अपने एक्स पोस्ट पे, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन हरकत में आता है और 5 पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया जाता है, जिसमें कुछ कांस्टेबल भी होते हैं, और 2 लोगों को हटा दिया जाता है। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप का सियासत में बड़ा रोल रहता है, लेकिन अखिलेश यादव उस दिन, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन जाती है और कहती है कि साहब कुछ जगहों पे साफ सुथरा मतदान नहीं हुआ, कुछ जगह पे बूथ तक लूटे गए। तो यहाँ आरोप प्रत्यारोप का दौर है, 10:30 से 11 बजे की इंतजार कर ही लेते हैं, लेकिन अंत तक सबकी शिकायत बनी रहती है। 2024 के लोकसभा का चुनाव परिणाम लोग लगातार ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन वही समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के जब खाते में अधिक सीटें गई तो यहाँ सब लोग अपनी अपनी सफाई दे रहे थे। तो कहावत है कि जो होगा वो मेरे पाले में, जो ना हुआ तेरे पाले में। तो थोड़ा सा भी सवाल खड़े कर देना इलेक्शन कमीशन पे, और खासकर थोड़ा सा इंतजार कर लेते। अगर करहल में उलटफेर होता है तो बड़ी बात नहीं। अगर रामपुर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है, अगर आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है, तो करहल और शीशमो बड़ी बात नहीं है। मैं ये रिपोर्टर चूंकि ग्राउंड जीरो पे घूम के आया हूं इसलिए कह रहा हूं, लेकिन तय है कि करहल में जिस तरीके से फ्रेंडली फाइट हुआ, क्योंकि उन्हीं के परिवार को, जितेश को उतारा गया, चर्चा थी, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर वहां कह रहे थे कि अगर किसी साक्य को उतारा जाता तो यहाँ की तस्वीर दूसरी होती। हालांकि परिणाम आने दीजिए। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखो, ये आरोप मेरा नहीं है रजनीश जी। लोकसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने कहा था कि यदि उत्तर प्रदेश की सारी सीटें भी यदि मैं जीत जाऊं तो भी मैं ईवीएम पे भरोसा नहीं कर सकता। आप बताइए, आपको याद है? ये लोकसभा का स्पीच है, अभी का स्पीच है, और अखिलेश यादव का ही आरोप है। तो मैं कह रहा हूं कहीं ना कहीं सवाल तो उठ ही रहे ना, जीतना और हारना। चलो ठीक है, काम करते हैं, मेरे पे 100 रुपए हैं, 20 आपको पकड़ाते हैं, 80 मैं लेता हूं। मैं कहता हूं भाई मैंने तो 80 कमाए, आप 20 ही कमाए हो, तो मैं क्या करूं? तो इस तरह के जो सिस्टम्स हैं, यदि ये आरोप है तो मैं ईमानदारी से कहता हूं कि चुनाव आयोग को आगे आकर के लोगों के दिमाग से इसको निकालना होगा कि ईवीएम में कहीं किसी तरह की गड़बड़ी कितनी नहीं बार है। इलेक्शन और कमीशन यदि- तो सफाई दे दे के थक गया। मैं कह रहा हूं, बस नहीं, वो आकर के हर बार बोलते हैं राजीव जी। चुनाव आयोग का आकर के शेरो शायरी सुना देना, और वो भी विपक्ष पे आरोप लगाते हैं, सीधा विपक्ष पे आरोप लगाते हैं। वो भी कोई पॉलिटिशियन की बात नहीं करते, पॉलिटिक्स की बात नहीं करते चुनाव आयोग, राजनीतिक दलों की बात नहीं करते, विपक्ष की बात करते। ठीक है, तो मैं एक समझता हूं कि ये तरह से ये जो परिपाटी जो शुरू हुई है, ये भारत हालांकि के मुझे लोकतंत्र के मैं हित में उम्मीद कर रहा था कि ये जो ईवीएम वाला मसला है, इस पर थोड़ी देर बाद चर्चा होगी, लेकिन संजय जी के आने से इस पर चर्चा जल्दी शुरू हो गई है। हालांकि बहुत शुरुआती रुझान है। अमृतांशु जी, आप निश्चित तौर पर कुछ कहना चाह रहे होंगे। मेरे सहयोगी देवनाथ भी मेरे साथ रांची से जुड़ गए, उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अमृतांशु जी आप अपनी बात कहें। चुनाव आयोग एक इवॉल्विंग इंस्टीट्यूशन है, और जो पैसा और वित्तीय व्यवस्था अवेलेबल है भारत में उसके लिए, उसके बीच कुछ नेट आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। प्रशांत मेरे साथ मुंबई से मौजूद हैं। प्रशांत, ये ईवीएम को लेकर बात तो होती है, कई बार उठती है, और इसको ऐसा भी मान लिया गया है कि विपक्ष का जब प्रदर्शन ठीक नहीं होता है तो वो इस सवाल को लेकर आती है, प्रदर्शन अच्छा होता है तो ये मुद्दा उतना सामने नहीं आता है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि किस तरीके से, जब कांग्रेस हम जानते हैं कि कांग्रेस ने
और महाविकास आघाड़ी ने पहले से ही अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बड़ा मुस्तैद कर दिया था। वो बड़ी सतर्कता बरतते हैं। उन्होंने कहा था जहाँ जहाँ काउंटिंग हो रही है वहाँ पर नज़र रखी जाए। तो किस तरह से आप यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के कार्यकर्ता होते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की जाती है? पारदर्शिता को लेकर अभी हमको मधुकर ने भी दिखाया था कि किस तरीके से सीसीटीवी के जरिए सब कुछ दिखाया जा रहा है और किस तरीके से काउंटिंग होती, वो भी हमने देखा था। आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, वो थोड़ा बताएं। देखिए प्रवीण, सबसे पहले तो आपको अपडेट दे दूं कि जो वरुण सरदेसाई हैं जो कि यूबीटी के उम्मीदवार हैं, वो करीबन जिशान सिद्दीकी से 700 वोटों से आगे चल रही हैं। यानी कि जिशान सिद्दीकी करीब 7 से 750 वोटों से पीछे हैं। कुछ लोगों से जब मैंने अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात करी थी, जब आपसे बातचीत करने से पहले, तो उन लोगों को यही कहना था कि जिशान ज़्यादा एक्टिव जो है वो अपने क्षेत्र में नहीं रहे हैं, ज़्यादा कामकाज नहीं किया गया है और हो सकता है कि उसी के विपट जो है नतीजे पलट जाए। बाबा सिद्दीकी की छवि बहुत अच्छी है, सिंपैथी वोट जरूर मिलेगा, लेकिन जो 5 साल में विकास कार्य उनके द्वारा होने चाहिए थे वो नहीं हुए। बहरहाल ये तो अब वक्त बताएगा कि अब जो 700-800 वोटों का जो उतार चढ़ाव है वो कब क्या रूप लेगा, क्योंकि अभी कई राउंड्स की जो काउंटिंग है वो बची हुई है। बहरहाल बात करते हैं ईवीएम पर। देखिए जब भी चुनाव आते हैं प्रवीण, ईवीएम का जो जिन है वो बाहर आता है और तमाम विपक्षी दल जो है वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। चाहे हरियाणा का हमने एग्जाम्पल देखा हो कि किस तरह से कहा गया कि करीब 20 से 21 जिले ऐसे रहे कि जो ईवीएम के द्वारा प्रभावित किए गए। हालांकि उसकी शिकायत जो है चुनाव आयोग में की गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा, लेकिन अभी उसके ऊपर कोई जांच या कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने यही कहा कि जो आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। तो अब यही देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब जिस तरह से जो नतीजे आएंगे, जो नेक टू नेक चल रहा है, उसमें क्या ईवीएम का जिन एक बार फिर से बाहर निकलेगा। अब बात करते हैं रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की। तो देखिए हर एक दल ने जो है अपने कार्यकर्ताओं को और अपने जो नेता हैं, उम्मीदवार हैं, उनको सचेत कर दिया है कि जैसे ही जो भी रिजल्ट आता है वो आपको मुंबई में इकट्ठा होना है और जो सरकारों की जो पार्टियों की सरकारें हैं, जैसे कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना के अंदर है, हिमाचल के अंदर है, तो पहले से ही इंतजाम कर लिया गया है। विमान तैयार है कि अगर एक अच्छा खासा मेजॉरिटी जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिलता है और लगता है कि वो सरकार बना सकते हैं, तो सभी विधायकों को विमान में बिठाकर कर्नाटका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यही कुछ ना कुछ झारखंड के अंदर भी हो रहा है। जो कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि तैयारी पूरी है। अब ये देखना होगा कि सीटें कितनी आती हैं, क्या हॉर्स ट्रेडिंग किस तरह से होगी, तो उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा कि आखिरकार जो नंबर होता है वो क्या होता है। महाराष्ट्र के अंदर देखिए प्रवीण, बहुत दिलचस्प फिगर हो सकती है कि अगर नेक टू नेक फाइट रहती है तो कोई भरोसा नहीं है कि अजीत पवार अपने चाचा के साथ भी आ जाए, क्योंकि जो सूत्रों ने हमें कल जानकारी दी थी कि एमवीए के बड़े नेताओं से अजीत पवार की बात हुई है, कांग्रेस के भी नेताओं की अजीत पवार से बात हुई है। अब देखना महत्वपूर्ण यही होगा कि मार्जिन क्या है, क्योंकि अजीत पवार तो देखिए हर तरह से कंफर्ट जोन में ही अभी बतौर उप मुख्यमंत्री उनका काम चल ही रहा है, उनकी पार्टी अच्छा कर रही है, लेकिन अगर कोई जरूरत एमवीए को पड़ती है तो शायद अजीत पवार वहां भी जा सकते हैं। मैं तो लगातार ये प्रशांत बात कहता ही हूं कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसमें अभी नतीजे, जैसे अभी पूर्ण बहुमत हो चुका है, रुझानों में अगर देखा जाए तो महायुति को पूर्ण बहुमत हो गया, लेकिन इसके बावजूद कोई कॉन्फिडेंटली नहीं कहेगा। इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि इसमें अजीत पवार भी हैं, इसमें शिंदे मुख्यमंत्री दोबारा बनते हैं नहीं बनते हैं भी है, इसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बहुत महत्वपूर्ण होगी। और अगर मैं ऑफिशियल आंकड़ों की बात करूं इलेक्शन कमीशन के, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि 61 सीटों पर फिलहाल जो अभी तक जितने रुझान आए उसमें 61 सीटों पर अकेले बीजेपी आगे, 32 पर शिंदे आगे हैं, अजीत पवार 25 पर आगे हैं। ये ऑफिशियल आंकड़े अब अपडेट हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। एक बात तो साफ है कि महायुति महाविकास आघाड़ी को अगर अलग अलग हम देखें और दो गुटों के तौर पर देखें तो इसमें महायुति बहुत आगे दिखाई दे रही है महाविकास आघाड़ी से, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, अब आपने जो बात कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि महायुति में महायुति के सभी घटक दल बने रहें, तब ये स्थिति है। महाविकास आघाड़ी की भी यही स्थिति है। उनको तो ये तक चिंता है कि उनके पूरे, कहीं हमने देखा महाराष्ट्र में पूरी की पूरी पार्टी उठकर चल देती है, ज्यादातर विधायक जिसके साथ में चले गए पार्टी उसके साथ में चली गई है। और तब जबकि नेतृत्व की स्थिति ये हो कि एक नेता के पीछे कोई खड़ा न दिखाई दे, तब ये चिंताएं और ज्यादा बढ़ जाती है। जब शरद पवार जैसे नेता अपने विधायकों को, अपनी पार्टी को नहीं रोक पाए, या उद्धव ठाकरे जैसे नेता नहीं रोक पाए,
तो किसी अन्य के लिए तो ये चुनौतीपूर्ण रहेगा ही। तो संजय जी, इस पर आपकी टिप्पणी भी चाहूंगा। महाराष्ट्र में जो कुछ होगा ये नतीजे आने के बाद तय होगा, लेकिन फिलहाल महायुति को अगर आप साथ में रखकर देखें तो पूर्ण बहुमत पर रुझानों में दिखाई देते हैं। देखिए, जो लोग महाराष्ट्र में टूटकर बीजेपी के साथ गए थे, उनका मकसद अब कंप्लीट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। चाहे वो अजीत पवार जी हो या मुख्यमंत्री जी हो, उनका जो मकसद था वो ख़त्म है। और आज की स्थिति ये है कि ठीक है, वो पाक साफ हो चुके हैं, वो वापस अपने घर वापसी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये स्थिति बन सकती है और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। अभी रिजल्ट को देखते रहिए, 11 से 12 के बीच जो स्टेटमेंट्स आने शुरू होंगे, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या जो भी अन्य दल हैं वहाँ पे, शिवसेना हो, तो शरद पवार जी का जो राजनीति गेम होगा वो तकरीबन शुरू हो चुका होगा। वही बीजेपी कर रही होगी, वहाँ पे सभी लोग कर रहे होंगे। लेकिन स्पष्ट रूप से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अजीत पवार जी वापसी अपने चाचा के साथ चले जाएं, या मुख्यमंत्री के ऊपर जिस तरह से बीजेपी नहीं बोल पा रही है महाराष्ट्र में कि ये किसे भी मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा अभी आपके रिजल्ट के बाद। किसी कारण से यदि उनकी सीटें कम होती हैं या उनकी सीटें कुछ बढ़ती हैं तो स्वाभाविक रूप से वापिस वो मुख्यमंत्री बनने की अपनी दावा करेंगे। ऐसा क्या हुआ कि अजीत पवार वापस लौट जाएंगे? मतलब एक तो पहले टूटकर क्यों आए, उन कारणों को बहुत हम कई बार एनालाइज कर चुके हैं, लेकिन ऐसा क्या हो जाएगा कि वो चाचा के साथ दोबारा चले जाए? देखिए, चाचा के साथ जाने का कोई और कारण तो था नहीं। चाचा के साथ जाने के कारण ईडी, सीबीआई और उनके ऊपर प्रधानमंत्री के द्वारा लगाए गए आरोप थे। और आप देखेंगे कि आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी आज जनसभा में, वो भी वैसे नहीं कही कि प्रेस मीडिया में बोला हो, उन्होंने जनसभा में आरोप लगाते हैं 70,000 करोड़ के घोटालेबाज को हमने पकड़ लिया है। और सुबह सुबह आप उन्हें शपथ दिलवाते हैं, तो अजीत पवार जी क्यों नहीं भागेंगे? मैं इस बात का बहुत समर्थन नहीं करता कि इस पर हम ईडी और दूसरे, लेकिन चलिए मान लीजिए आपके कहे कारण भी हैं, तो इन कारणों में क्या बदलाव आ जाएगा? मतलब मेरा ये प्रश्न है कि अजीत पवार की तो मजबूरी इस लिहाज से, आप जो कह रहे हैं उस लिहाज से भी अभी भी महायुति के साथ बने रहना होगी। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। उन्होंने भाई वो अपने शर्त के साथ आए होंगे ना। ईडी सीबीआई को सुला दिया घर उन्होंने, हाँ। अपने केस पे काम कर लिया, फाइल को साफ करवा लिया, अब वो वापस जा सकते हैं। और यदि आज किसी कारण से एकदम से उसको उनके ऊपर यदि कोई अटैक होता है तो जनता भी देख रही है साफ साफ कि भाई आपके साथ उप मुख्यमंत्री बन के रहते हैं, तब वो पाक साफ है और विपक्ष में जाते ही कैसे फिर आरोपी हो जाते हैं। तो तकरीबन अभी ये काम को, जैसे मुकुल रॉय को ले लीजिए, शुभेंदु अधिकारी को ले लीजिए, बहुत सारे लोग इस पर, बहुत सारी चर्चाएं देश में हो चुकी हैं, वापस चर्चा की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश में राजनीति की है विपक्ष के ऊपर, शायद पूर्ववत की कोई भी सरकार ने इस तरह की राजनीति नहीं की। तोड़ मरोड़ की राजनीति पहले भी हुई है सर, ये पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन इतना ओपन खेल कि आरोप लगाओ तोड़ो, जैसे आप दिल्ली की स्थिति को देख लीजिए, जिनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं उन्हीं को लेकर के दूसरे दिन शपथ दिला दिए जाते हैं, पार्टी में ले लिया जाता है। तो ये तो ओपन है और जनता देख रही है कि ये नहीं जीत रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं जीत रही है, ये अपने आप जीत घोषित कर रहे हैं। चाहे उसके अंदर छल बल कल जो भी करना हो, स्पष्ट रूप से कर रही है, कोई छुपा के नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि जनता के बीच आकर, वो कहते हैं ना कि ये कहावत है कोई, क्या बोलते हैं साहब, वो दादागिरी वाली बात जो कुछ मैं भूल गया अभी, कि नरेंद्र मोदी जी की दादागिरी एकदम स्पष्ट रूप से, ऐसा लगता नहीं कि एक प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है। जिस दिन उन्होंने कहा था, सर मैंने कहा कि आज शाम तक अजीत पवार जी अरेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ की पुष्टि की है, स्पष्ट रूप से ईडी सीबीआई एक्टिव होगा और अरेस्ट करेगा। मालूम पड़ता है सुबह सुबह वो तो उप मुख्यमंत्री बन गए महाराष्ट्र का। तो ये जो संदेश देश को दिया गया है, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र को कलंकित करने वाला ये संदेश है, नहीं होना चाहिए। और बहुत जल्द लोकसभा में आपने देखा होगा 2024 में जनता ने अपनी गलतियों में सुधार की, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या चाहे देश की अदर सीटें हो। 400 पार यदि ये कर गए होते तो शायद हम और आप यहाँ टीवी में बैठ के बहस नहीं कर रहे होते, देश के हालात इन लोगों ने ये कर दिया होता। हालांकि संजय जी, मैं बहुत कुछ मेरे मन में आ रहा है, लेकिन ठीक है, मैं आपके विचारों का सम्मान करते हुए, अमृतांशु जी,
एक बात जो है, अजीत पवार मुझे भी चर्चाओं के दौरान कमजोर कड़ी दिखाई पड़े, क्योंकि महायुति की तरफ से शिंदे और बीजेपी का मिलना तो एक वैचारिक गठबंधन दिखाई देता है। शिवसेना हमारे पुराने सहयोगी थे, उद्धव ठाकरे ने हमें धोखा दे दिया जैसी बहुत सी बात। लेकिन अजीत पवार का आना जो है वो एक ऐसी बात थी जिसका ना तो जवाब देते बना, बाद में जब ये बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा बहुत प्रचारित हुआ अजीत पवार का, उससे किनारा करना है, ये भी बताता है कि उनकी सियासत बिल्कुल अलग है। अभी उनके पोस्टर लग गए कल मुंबई में, नतीजे आने के पहले ही मुख्यमंत्री के तौर पर उनके समर्थकों ने लगा दिए। वो खुद कह चुके बार बार मुख्यमंत्री कौन बनना चाहता है, कौन मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता है। ये सारी चीजें बताती हैं कि कमजोर कड़ी जो है महायुति में अजीत पवार हैं। बहरहाल आप इस पर अपनी क्या बात रखना चाहेंगे? सबसे पहले कि अगर मान लीजिए वो अपने चाचा के साथ जाते भी हैं तो कानूनी प्रक्रिया का एक मूलभूत फंडामेंटल है कि जब एक बार एफआईआर कहीं किसी पे भी दर्ज कर दिया जाता है तो उस एफआईआर को खारिज करने के लिए हाई कोर्ट से आपको परमिशन। आज अमृतांशु जी नेटवर्क का बड़ा इशू आ रहा है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। देवनाथ मेरे साथ जुड़ गए। देवनाथ, आप रांची के विषय में बता रहे थे, झारखंड के विषय में बता रहे थे, बीजेपी कार्यालय पर किस तरह का माहौल है ये बता रहे थे, तो अगर आपको सुन पाए तो बताएं जरा क्या स्थिति है वहां पर। देखिए प्रवीण, आज तय हो जाएगा कि झारखंड की महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह मिलेगा या 2100 रुपये मिलेगा, और ये भी तय हो जाएगा जो बटेंगे और कटेंगे का नारा है वो झारखंड से लेकर के महाराष्ट्र तक में किस तरीके की समीकरण स्थापित करता है। लेकिन जब यहाँ पर आप हैं तो ये हाथ कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। अभी की स्थिति ये है कि बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने मैं हूँ और यहाँ पर भीड़ कम है, कुछ मीडिया कर्मी जरूर है, लेकिन बीजेपी के इक्का दुक्का कार्यकर्ता ही यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि सब ये समझ लेना चाहते हैं, तय कर लेना चाहते हैं, जान लेना चाहते हैं कि समीकरण जिस तरीके से बैठेगा, जीत की संभावनाएं जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे भीड़ और वैसे वैसे जलेबियां छिड़ने लगेंगी। लेकिन झारखंड की बात करें तो झारखंड जी, मैं दोबारा आऊंगा देवनाथ आपके पास में। अमृतांशु जी, अगर अब आपको सुन पाए तो आप अपनी बात को पूरा करें। तो एफआईआर क्वॉश करने के लिए सरकार के हाथ में कोई नहीं है। इन्वेस्टिगेशन और जांच के मामले में वो दबाया जा सकता है, लेकिन एफआईआर जैसे एक वरिष्ठ मित्र और सहयोगी आपके कह रहे थे कि वो साफ कर लिया जी, अब जो है सारा कुछ उठा करके बोरिया बस्तर वापस चले जाएंगे। अरे भाई, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भतीजा है, वो अपने चाचा से अलग हो चुका है और चाचा भतीजा की कहानी जो है महाभारत के समय से चली आ रही है। इस मूलभूत चीज को समझने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, जहां तक राजनीति चीरहरण की बात है लोकतंत्र की, तो एक बार नहीं कई बार चीरहरण हुए और कृष्ण ने हर वक्त आकर के चीरहरण को रोका। तो ये कहानी तो चलती रहेगी। चुनाव आयोग पे लांछन लगाना एक सेफ्टी वॉल्व है जो कि राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे आसान रास्ता है। वो अपने मतदाताओं को थोड़ी आरोप लगाएंगे, उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो ये प्रक्रियाएं चलती रहेंगी राजनीति में, और फंडामेंटल तौर पे जो सरकार होती है उसी के अधीन चुनाव आयोग को काम करना होता है। ये कोई भाजपा के साथ थोड़ी परिवर्तित होके आ गए हैं। 70 साल से जो चुनाव आयोग था, TN सेशन की लड़ाई हुई, 3 चुनाव आयुक्त बनाए गए, पूरा इतिहास है चुनाव आयोग के एवोल्यूशन का, कैसे कैसे वो आगे बढ़ी और कैसे कैसे उसने अपने आप को टाइट रोप वॉक करके राजनीतिक लांछन से बचते हुए पारदर्शिता बनाए रखने की प्रयास जारी है और आगे भी निरंतर जारी रहेगा। आलोचना आवश्यक है और वो आलोचना होती रहनी चाहिए, क्योंकि वो अगर आलोचना बंद हो जाएगी चुनाव आयोग की तो चुनाव आयोग अपने आप को इवॉल्व और इम्प्रूव करने से वंचित रह जाएगा। जी संजय जी, ये बात तो सही है कि आप एकदम एक सिरे से कह देते हैं कि चाचा आ जाएंगे, चाचा के साथ आ जाएंगे अजीत पवार, ईडी का मसला बार बार, कुछ एक चीज़ें बहुत रेपिटेटिव हो गई। लेकिन वहाँ पर परिवार की विरासत को लेकर सुप्रिया सुले, अजीत पवार की खींचतान, इसको नज़रअंदाज, अजीत पवार की अपनी महत्वाकांक्षाओं को नज़रअंदाज, वो खुलकर बोल चुके हैं कई बार इन बातों को। देखिए, मैं इनकी बातों से पूर्ण रूप से सहमत हो सकता था यदि तब ये प्रधानमंत्री जी के आरोप से पूर्व वो अलग हो गए होते।
आप खुद समझिए साहब कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ भारत एक्सप्रेस में, तो भारत एक्सप्रेस में अपनी स्वतंत्रता, अपनी समझ, अपनी समय के हिसाब से आकर के बैठा हूँ। यदि मुझे घर से उठाकर ला करके बैठा दिया जाए तो ये दोनों में फर्क होगा साहब। आपने दबाव बनाया, पहले उनके ऊपर ईडी सीबीआई की रेड करवाई, फिर उनके ऊपर प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया। सबसे बड़ी बात ये मैं बार बार कह रहा हूँ, और जब प्रधानमंत्री के आरोप लगते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा जब आरोप लगाए जाते हैं, वो भी जनसभा में लगाए जाते हैं, तो अजीत पवार तो क्या साहब अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाएं, तो उस वक्त दूसरे दिन चले जाना और सीधा उप मुख्यमंत्री बनना। आप बताइए उस आदमी की शक्ति क्या है महाराष्ट्र में? क्या वो चाचा की देन नहीं है? क्या अजीत पवार को नहीं पता कि हाँ चाचा के कारण ही अजीत पवार है महाराष्ट्र में? ये सच है, स्वीकार करना चाहिए लोकतंत्र में। हाँ, ये आपकी समझ है, गणित लगाना चाहिए, विश्लेषण करना आपका अधिकार है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। लेकिन मेरा विश्लेषण ये मेरा है, स्पष्ट रूप से ईडी और सीबीआई ईमानदारी से काम करना शुरू कर दे, एक भी टूट नहीं होगी विपक्ष में, और बीजेपी जो भी सीटें उनके पास लोकसभा में हैं उसके 50% कम हो जाएंगी। मैंने ऐसा एक भी दौर नहीं देखा जब केंद्रीय जांच एजेंसियों पर प्रश्न चिन्ह ना लगाया गया, और सीबीआई को पहले भी तोता कहकर निरूपित कर दिया जाता था, और वो समय था कांग्रेस का समय था, और कांग्रेस के समय भी ये आरोप लगते रहे। ईवीएम पर सवाल पहले बीजेपी ने भी उठाया, तो ऐसा कोई समय नहीं रहा है कि ये बातें नहीं होती। लेकिन इससे ये बात सही है कि जनता के बीच में, मतदाताओं के बीच में, एक बहुत खूबसूरत लोकतंत्र के बीच में बड़े गलत मैसेजेस जाते हैं, और ये अवॉइड होना चाहिए। और आप बिल्कुल ठीक बात है कि चुनाव आयोग अपने स्पष्टीकरण देता भी है। ये अच्छी बात है कि चुनाव आयोग तमाम आरोपों के बावजूद सामने आता है और अपनी बातों को कहता है, अपने जवाब, अपनी सफाई को रखता है। लेकिन अमृतांशु जी, अगर आप कुछ संजय जी की बात, आपने एक चीज और ऐड कर दूं, मैं ऐड कर दूं, चुनाव आयोग की जहां तक बात है, मान लिया कि कांग्रेस के कुछ लीडर्स जाते हैं या इंडिया गठबंधन के कुछ लीडर्स आरोप लगाते हैं, सेम एक स्टेटमेंट का उदाहरण मैं देता हूं कि इलेक्शन के वक्त प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए बयान, गृह मंत्री जी के द्वारा दिए गए बयान, चुनाव आयोग सो जाता है। विपक्ष यदि कुछ आरोप लगाता है तो सो कॉज लेटर इशू कर दिया जाता है। तो क्या ये दिखता नहीं है जनता को? बिल्कुल जनता सब कुछ समझ रही है साहब। आप दूसरी तरफ देखिए साहब, वोट पे भी फर्क है। मैं बताता हूँ कहाँ मेन फर्क कहाँ हो रहा है, और जनता क्या धीरे धीरे समझने लग गई। जो मोदी जी ने ढोल पीटा था कि भाई एक भी घोटालेबाज को छोड़ा नहीं जाएगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, आप सिर्फ खा रहे हैं, यह स्पष्ट हो चुका है। आप आरोप लगाते हैं, वही व्यक्ति बीजेपी में आता है, और आते ही आप उसे मंत्री, सांसद, विधायक, आप उन पदों से नवाजते हैं, और वो चुप हो गया। स्पष्ट नहीं हो जाता कि आप सिर्फ खाना चाहते हैं, किसी को खाने देना नहीं चाहते। तो ये जो चीज़ें दिख रही है जनता, यही कारण था लोकसभा में इनकी सीट का कम होना। और आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार जो मैं से हम पे आई है, यही कारण है। ये जनता की शक्ति है साहब। लोकतंत्र को कौन कह सकता है? लोकतंत्र को किसी व्यक्ति के द्वारा कलंकित किया जा सकता है। ठीक है संजय जी, बाकी लोगों के पास भी जाएंगे, लेकिन कहते कहते आप लोकतंत्र की शक्ति पर आए, ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि शुरुआत आपने ईवीएम से की थी, शुरुआत आपने दबाव से की थी, लेकिन अब कम से कम ये बात है कि वो मैं से हम पर आए के लिए आप किसी चीज को तो क्रेडिट दे रहे हैं, और वहां पर चुनाव आयोग की भूमिका, ईवीएम की भूमिका भी सकारात्मक दिखाई देती है। यानी जनता का मैंडेट क्लियर गया, ये मैसेज भी आपकी इस बात से आता है। दोनों ही बातें, इसको थोड़ा और समझेंगे।